सर्च कर लेता हूँ, वो वेबसाइट मिल जाती है उसकी तो बेहतर है, फ्री वाली वेबसाइट है तो वहाँ से यूज़ कर लेंगे। अच्छा ये तो हम लाइन से देखते हैं, टेबल वेबल, जी इंडेक्स मैंने आपको बता दिया था, जी इंडेक्स नहीं बताया था, पोजीशनिंग के अंदर, ओवरलैपिंग के अंदर, -1 और वो इस जी इंडेक्स की इसने एग्जांपल भी दी हुई होगी यहाँ पे। ये रही, ये देखो, ये जो ट्री है वो पीछे आ रहा है और ये आगे आ रहा है। अगर मैं ट्री को कर दूं 1 या इसका इंडेक्स ऊपर रख दूं, देखो ट्री उसके आगे आ गया। ठीक है भाई, जी इंडेक्स होता है जब किसी चीज का आप पोजीशनिंग देते हैं और वो दो चीजें ओवरलैप हो जाए तो आप कौन सी चीज फ्रंट पे दिखाई देगी उसके बाद कौन सी चीज दिखाई देगी, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, ये जी इंडेक्स डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि कौन सी चीज। और सबसे ज्यादा बड़ा हम इंडेक्स किसका रखते हैं? नैप बार का। क्या रख रहे होते हैं? 3 बार 999। ठीक है, अभी आए हो भाई? अच्छा, अच्छी बात है। चलो, ओवरफ्लो टेक्स्ट बताया था मैंने, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी टेक्स्ट में बड़ी सिंपल सी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, उसको यहीं देख लेते हैं, ये इतना कोई बड़ा काम है नहीं इसमें। ये देख लो, एक टेक्स्ट है, देखो बेटा, याद देखो भाई, इधर देखो, मैंने क्या किया, एक बॉक्स है जिसकी हाइट और विड्थ मैंने फिक्स कर दी। देखो ऐसे ही है ना, याद है हम कल बॉक्सेस बना रहे थे और बहुत सारी चीजें थी, उसमें टेक्स्ट वेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पैराग्राफ लिख दिया, डिफ के अंदर टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन अब ये जो टेक्स्ट है डिफ के अंदर वाला, ये टेक्स्ट क्या कर रहा है? डिफ से क्या निकल रहा है? बाहर आ रहा है। वजह क्यों बाहर आ रहा है? इसकी क्या वजह है? डिफ की हाइट क्या हुई हुई है? अगर डिफ की हाइट फिक्स ना हो, जैसे ये, अब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है क्या कि डिफ अब फिक्स नहीं रहेगा, मतलब अब डिफ बढ़ जाएगा। ऐसा ही है ना, डिफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डिफ का साइज बढ़ता जाएगा। ये वही प्रॉब्लम है जैसे YouTube पे 50 कार्ड है, किसी ने ज्यादा डिस्क्रिप्शन या कोई चीज लिख दी, उसका कार्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसने छोटा लिखा उसकी छोटा कार्ड होगा। ऐसा ही है, अब ये प्रॉब्लम है। अब इसके लिए हम करते क्या है, हम ये कर रहे होते हैं कि डिफ के अंदर डिफ का जो टेक्स्ट है, ओवरफ्लो टेक्स्ट, उसको हैंडल करते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ओवरफ्लो, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विजिबल। रन कर दो, कुछ भी नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट विजिबल रहेगा। एक है आई थिंक अनविजिबल, नहीं अनविजिबल नहीं, हिडन, सॉरी, अच्छा हिडन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर है ओवरफ्लो के अंदर टेक्स्ट क्या हो गया है? हिडन हो गया। अब देखो ये वाला टेक्स्ट यहाँ तक है, बाकी टेक्स्ट का है हिडन हो गया। ठीक है भाई, एक ये प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है स्क्रॉल की, तो ये स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ठीक है भाई, और एक प्रॉपर्टी है ऑटो की, ऑटो में भी स्क्रॉलिंग आती है, लेकिन ऑटो में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं आती। ठीक है भाई, कि अगर हमारा कभी टेक्स्ट जो है वो रैप ना हुआ हो, राइट साइड पे निकल रहा हो, जैसे आप देखते हैं कभी मोबाइल एप्लीकेशन में इसको ले जाते हैं, मोबाइल के अंदर आपका टेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीन पे से आपका, जिनका अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होता उनको पता चल रहा होगा कि मोबाइल स्क्रीन के साइड पर भी नीचे भी स्क्रॉल बार आ रहा होता है, वहां आपका टेक्स्ट इस तरह भी स्क्रॉलिंग दिखाई दे रहा होगा। बात समझ आई? ठीक है, तो आपके पास ये दो किस्म की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ओवरफ्लो के अंदर। एक तो है विजिबल बाय डिफॉल्ट जो होती है, दूसरा है हिडन, टेक्स्ट अगर ज्यादा है तो आप उसको हिडन करवा सकते हो। तीसरा आपके पास ये आता है कि भाई अगर टेक्स्ट है ज्यादा तो ठीक है, वो जगह उतनी ही रहेगी लेकिन स्क्रॉल हो जाएगा। अब देखो डिफ नहीं बढ़ा, डिफ उतने का उतना ही है सारा टेक्स्ट, लेकिन देख सकते हो स्क्रॉल करके। ठीक है भाई, तो ओवरफ्लो पर आप क्या लगा सकते हो? टेक्स्ट के लिए ये चीज लगा सकते हो कि अगर ज्यादा टेक्स्ट आ जाए तो स्क्रॉलिंग आ जाए। यही चीज इसने यहाँ पर नीचे आओगे 2-3 तरह से दिखाया होगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी दिखाया हुआ है। हाँ,
अगली फ्लोट आता है, फ्लोट मैंने आपको पढ़ा दिया था, फ्लोट पढ़ाया था ना, नैवबार के अंदर भी बताया था, और ऐसे भी दो चीजों के लिए होता है ये रहा, फ्लोट राइट और फ्लोट लेफ्ट, सेम प्रॉपर्टीज थी, ये मैंने आपको दिखाया था। फ्लोट लगाओगे क्लियर के लिए, राइट तो टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, बस ये राइट करने से होगा, अगर ये ना हो राइट पे, ये राइट प्रॉपर्टी ना दूं, ऐसे होता है टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट के नीचे से, और अगर इसको कर दूं लेफ्ट, तो ऑलरेडी लेफ्ट पर है ना, लेकिन फ्लोट लेफ्ट करने से फायदा क्या होगा, टेक्स्ट इसके यहाँ 7 से स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो आपके पास जब भी इस तरीके से फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सिंपल है, ये हमने पूरे देखे हुए। अलाइन, अलाइन के लिए आ जाते हैं, ये बड़े काम की चीज है। अलाइन चीजों को सेंटर करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करनी है वो आपको बताएगा। सर ये इनलाइन जरा समझना है, इनलाइन और फ्लेक्स का जरा, जब मैं लेफ्ट बार में फ्लेक्स लगा रहा था ना, तो वो जो फ्लेक्स की वजह से पूरा नीचे आ रहा था। फ्लेक्स की वजह से क्या? फ्लेक्स लगाया था मैंने लेफ्ट बार में, तो लेफ्ट बार नीचे आ गया था, आधा नीचे आ गया था, आधा ऊपर था। नैवबार में आपने फ्लेक्स लगाया था? इनलाइन की जगह फ्लेक्स लगा दिया। हाँ, वो जो है आधा जो है, देखो बात सुनो, डिस्प्ले इनलाइन का काम और फ्लेक्स का काम समझो। फ्लेक्स करता क्या है कि जितने एलिमेंट जो भी मौजूद हैं एक लाइन में, यानी कि एक ही जिस कंटेनर में मौजूद है उस कंटेनर में जितनी चीजें शुरू हो रही है वो सब यूं नीचे जा रही है। अब देखो एक सिंपल, इसको ऐसे बताने से अच्छा है कोड पे समझाया जाए ताकि आपको ये चीज समझ आए। जरा अब आप कोड पे समझेंगे तो देखना। फ्लेक्स का काम क्या है वो समझो बस। अगर आपको फ्लेक्स का काम समझ आ गया तो फिर ये कोई इतना बड़ा मसला है ही। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तंग करने लगता है। देखो अब एक चीज देखना, div h1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब एक और काम करता हूं, h2 नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आता हूं यहाँ P, उसके नीचे आ रहा है टेक्स्ट, यही है। अब देखो div स्टाइल का टैग ओपन करता हूं, इसके अंदर div और div को कर देता हूं सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, फ्लेक्स में भी है फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ या कॉलम, ठीक है। कॉलम करते हैं तो कॉलम में आ जाती है, रॉ करते हैं तो रॉ में आ जाती है, उसको भी देख लेंगे यहाँ। अब मैं लिखता हूं h1, कोई डिफरेंस? ऐसे क्या पहले भी ना, ठीक है, ठीक है। अब आओ h2, क्या हुआ, उसके साथ आता जा रहा है, ठीक है। h1 h2 बंद कर देते इसको, कॉपी करता हूँ इसी चीज में। सब पेस्ट किए जा रहा हूँ, ये देखो जरा क्या हो रहा है। ये सब के सब एक ही लाइन में आते जा रहे हैं, सब के सब एक ही लाइन में आ रहे हैं। फ्लेक्स ये करता है कि अपने कंटेनर में जब आप उसको डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स ऑन करते हैं तो वो जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक रॉ में करना शुरू कर देगा। अब आप जितना भी काम करते जाओ वो सब एक ही रॉ में आएगा, यहीं से आना शुरू होगा। अच्छा, इसके नीचे आप कुछ भी लिख दो, टेबल बनाना शुरू करो, इमेज लेके आओ,
सब एक ही लाइन में, नीचे नहीं आ रहे। अब लाइन यू चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स का काम होता है कि भाई जितनी चीजें सबको, फ्लेक्स ये नहीं पूछता भाई ये इनलाइन है तो इसको यहाँ लाना है, वो ब्लॉक है तो इसको ऐसे करना है, नहीं। फ्लेक्स बन गया आप जो भी। अच्छा, इनमें भी फ्लेक्स के अंदर डायरेक्शन है। अगर आप फ्लेक्स की डायरेक्शन कर दो रॉ तो ये रॉ में, अगर कर दो रॉ रिवर्स तो उल्टी रिवर्स साइड से। इसी तरीके से एक है कॉलम, तो आप सब किसी भी सूरत में कॉलम की शक्ल में चलेंगे। ठीक है, अब कोई भी साइड बाय साइड नहीं आएगा। अब कोई भी क्या नहीं आएगा? साइड बाय साइड नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, अब बताओ, इसको देखो जरा, ये क्या है? बी और ये क्या है? आई। आई और बी कौन से टैग है? इनलाइन। इनलाइन है ना दोनों। जब भी आई और बी को लिखते हैं हमेशा साथ आ जाते हैं ये लोग, अभी साथ नहीं आए। वजह फ्लेक्स की बरकत से। ठीक है भाई, फ्लेक्स नहीं करके। अब अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूं तो अब जिसकी जो नेचर है वो उसके हिसाब से वर्किंग करेगा। इमेज ये और ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, लेकिन ये देखो ये अलग है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ अलग, ये तीनों बिल्कुल क्या है? अलग अलग। बात समझ आई? तो डिस्प्ले फ्लेक्स का ये काम। बाकी आप जब ये वो क्या नाम है उसका नेबर बना रहे होते हैं तो जो यूएल के एलआई एलिमेंट है उनको इनलाइन कर देते हैं आप, ताकि वो सब के सब इनलाइन एलिमेंट्स बनकर एक साथ आ जाए। जैसे भाई आपके पास नेबर या कोई भी एंकर टैग वगैरह होते हैं, ताकि वो सब एक लाइन में आते जाए। इसलिए उनको आप यूएल को एलआई कि यूएल के जो एलआई है उनको डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। बाकी इसके अलावा यूएल और साथ में अगर कोई और एलिमेंट आपने रखा हुआ है, सिर्फ यूएल है तो फिर तो इनलाइन कर दो, चल जाएगा। लेकिन यूएल के साथ कोई इमेज वगैरह भी रखी हुई है, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगा सकते हो दोनों को बराबर करने के लिए, ताकि दोनों साथ आ जाए। ये भी कर सकते हो आप लोग, या और कोई प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो। कंटेनर को फ्लेक्स दिया जाएगा। क्या? कंटेनर के लिए फ्लेक्स यूज होगा। ठीक है भाई, अब अगर आप यूएल को भी कंटेनर फ्लेक्स कर दो ना, तब भी वो यूएल के सारे एलिमेंट को साथ ले आएगा, एलआई को, सब एलआई साथ हो जाएंगे। मैं जब एलआई को फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, हाँ, तो क्या ना आप एलआई को फ्लेक्स कर रहे हो ना, मसला ये एलआई फ्लेक्स नहीं करना, यूएल फ्लेक्स करो तो उसके अंदर के एलिमेंट, कंटेनर अंदर की चीजों पे लगता है ना। देखो डिव खुद फ्लेक्स नहीं हुआ है, डिव ने अपने अंदर के एलिमेंट्स को फ्लेक्स किया है। बात समझ आई? डिव ने क्या किया? अपने अंदर के एलिमेंट्स को फ्लेक्स किया, खुद फ्लेक्स नहीं हुआ। ये फर्क है हमारे पास फ्लेक्स के अंदर और डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज के अंदर। अच्छा, यहाँ आते हैं और कुछ चीजें, चलो पहले हम उनको सेंटर करना देख लेते हैं। ये सब अब यहाँ कोई नई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ोगे आप, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है। ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा लॉजिकल यूज करना। सीएसएस लेआउट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। किसी चीज की अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे सेट की जाती है वो ये बता रहे हैं। सेंटर करना खास तौर पे एलिमेंट्स को, सेंटर अलाइन एलिमेंट्स। कभी भी किसी डिव को सेंटर करना होता है हम क्या करते थे? मार्जिन ऑटो। यहाँ पर भी वो यही बता रहा है, विड्थ या हाइट दो, उसके बाद मार्जिन क्या कर दो? ऑटो कर दो, वो चीज क्या हो जाएगी? सेंटर। आओ यहाँ पे सेंटर अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये चीजें, ये आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं, हर चीज को सेंटर करने के लिए क्या यूज करो आप। सेंटर इमेज को करने के लिए क्या करते हैं? टू सेंटर एन इमेज सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑटो। लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो कर दो। वैसे तो आप अगर पूरा मार्जिन भी ऑटो करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन टॉप और बॉटम से आप अपनी मर्जी से देना चाहते हो इसलिए बोलते हैं। बाकी आप लेफ्ट और राइट हो या मार्जिन ऑटो लिख दो, चल जाएगा। और इमेज को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले ब्लॉक। ऐसे ही मैं करता था, इमेज एक सेंटर में करनी होती, मैं लिखता था डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो, वो उठ के क्या आ जाता था? सेंटर में। यही चीज यहाँ पर है, डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो। ठीक है, इसने डबल मार्जिन दिया, यहाँ आते हैं देखो ये भी दिया, ये भी। अगर मैं ये हटा दूं दोनों को और इसकी जगह रन करूं पहले तो ऐसे, ठीक है, अगर इसकी जगह रन दूं मार्जिन
ऑटो, तब भी सेंटर जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंगल ये लिखे या दूसरा भी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो भी ठीक है। लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग पोजीशन, अगर किसी चीज की अलाइनमेंट आपको राइट या लेफ्ट करनी हो फिक्स, तो क्या करोगे? वन मेथड फॉर अलाइन आइटम्स टू यूज पोजीशन एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट जब पोजीशन यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगी, किसी भी प्रॉपर्टी को आप लेफ्ट या राइट इजीली कर सकते हो। 0 पिक्सल किया राइट पर, पैडिंग वगैरह, वो देखो यही काम है, ये वाला काम हम कर चुके हैं। किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे, मैंने आपको इमेज के अंदर टाइम सेट करना, वो वॉल्यूम वाला बटन सेट करना, ये चीजें सिखाई थी, सेम काम है यहाँ पर। तो जब आप किसी इमेज के बैकग्राउंड पर कोई चीज सेट कर रहे होगे तो फिर आप किस तरीके से करोगे, जैसे ये बताया गया। आगे आते हैं, फ्लोट यूज करते हुए भी आप किसी एलिमेंट को राइट या लेफ्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। फ्लोट राइट कर दो, वो क्या हो जाएगा, राइट की तरफ फ्लोट कर जाएगा। आगे चलते हैं, क्लियर फिक्स है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर फिक्स वाली प्रॉपर्टी जो है ना, किसमें यूज हो रहा है? ये एक चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, आफ्टर, ये हमारे पास आएगी अभी यहाँ, ये कॉम्बिनेटर, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स, इन तीन चीजों के अंदर ये हमारे पास आएगी। तो इंशाल्लाह हम उसको वहां पर देख लेंगे, आफ्टर देखेंगे, आफ्टर के अंदर ये चीजें खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ये हटाते हैं, ये भी आते हैं यहाँ। सेंटर वर्टिकली, किसी चीज को वर्टिकली सेंटर करना हो, अब तक क्या करे थे, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल सेंटर करना किसी भी चीज को बड़ा सिंपल है, आप उसको टॉप और बॉटम से पैडिंग बराबर दे दो, है या नहीं? देखो एक एलिमेंट है यहाँ पे रखा हुआ है, टॉप और बॉटम दोनों जगह से उसको पैडिंग बराबर दे दो, तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर। जैसे टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर करना था इसने, तो क्या कर दिया, पैडिंग दोनों साइड से। अब आपको पता है पहली पैडिंग क्या होती है, जब दो पैडिंग से थे तो टॉप बॉटम की, ठीक है, पहली वाली, और दूसरी वाली लेफ्ट राइट। तो टॉप बॉटम इससे क्या दी है, बिल्कुल इक्वल दे दिए, 70 दिए, तो दोनों के दोनों देखो, अगर इसको मैं कम करूंगा, ये सीधा आप रिजल्ट में देख सकोगे, यहाँ पर ये चीज क्या होगी, कम होगी। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है? थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, सेंटर वर्टिकली यूजिंग लाइन हाइट, लाइन हाइट का यूज करते हुए आप जो है इसको सेंटर कर सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पर यूज किया है। Another trick to use line property with value that is equals to the line height property। अच्छा, ये line height property खास जो है ना, ज्यादा आप टेक्स्ट के लिए यूज करोगे, इमेज वगैरह पे भी दोगे, वहां पर भी लाइन हाइट अप्लाई होती है, लेकिन वहां पर बड़ा फर्क आ जाता है। लाइन हाइट जो है ना विड्थ की तरह काम कर रही होती है, तो वहां आप विड्थ यूज कर रहे होते हैं इमेज वगैरह, ये टेक्स्ट को खास वर्टिकली सेंटर करने के लिए, ठीक है। इसमें भी यही है, आप लाइन हाइट दे दो, जैसे इसने पिक्सल में दिए सेंटर करने के लिए। If the text has multiple lines, add the following। अब बहुत सारी हैं तो भाई ये चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये देखो लाइन हाइट इतने 200 पिक्सल दे दी, मैं कम कर दूं तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जितनी लाइन हाइट बढ़ाते जाओगे उतनी है सेंटर की तरफ आता जाएगा। लेकिन इसको एक किस्म का कहते हैं क्या, थोड़ा जुगाड़ वाला तरीका, ठीक है। अब ये इस टेक्स्ट की लाइन हमें बजाय जितनी दिख रही है, लेकिन असल में ये टेक्स्ट यहाँ और यहाँ किसी को आने भी नहीं देगा, ठीक है। और यही काम पैडिंग में भी हो रहा है, पैडिंग में भी वो यहाँ इस पॉइंट पर किसी को आने नहीं देगा, सिवाय उस एलिमेंट के जो किसके थ्रू आ सके। कौन सा एलिमेंट यहाँ आ सकता है, हाँ, पोजीशन वाला एलिमेंट कहीं भी जा सकता है। यही फायदा है पोजीशनिंग एलिमेंट का, कि आप पोजीशन अगर किसी एलिमेंट को दोगे कहीं पर भी जा सकता है भाई। बाकी ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू सेंटर करना हो वो हमने बताया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट कर दो, अलाइन आइटम्स कर दो, ठीक है। ये सेंटर के लिए इसने थोड़ी सी बेसिक ट्रिक दी हुई है ये। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप दो चीजों का यूज करें और नैप बार बनाएं, और कुछ चीजों को वन बाय वन खुद सेंटर करके देख लें। क्या चीज आपने बनानी है नैप बार में, क्या फ्लेक्स का यूज करते हुए पहले नैप बार बनाएं, उसमें देखिए क्या फर्क आ रहा है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है। दूसरा आप यूज करें डिस्प्ले और अलाइन वगैरह का, उससे कैसा नैप बार बन रहा है। तीसरा आप यूज करें फ्लोटिंग का, उससे कैसा नैप बार बन रहा है। तीन प्रॉपर्टियां हैं आपके पास, फ्लोट की, फ्लेक्स की, और लास्ट वाली क्या है, डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी। अब इनलाइन या ब्लॉक जो भी है, आप ये तीन प्रॉपर्टियां दो मिक्स करके भी यूज कर सकते हो,
एक एक को अकेले अकेले भी यूज कर सकते हैं। तीनों से नैप बार बनाओ और देखो तीनों में से किससे ज्यादा इजीली बन रहा है और किससे ज्यादा परफेक्ट नैप बार बन रहा है। शुरू हो जाओ फटाफट से, फिर हमने ये कॉम्बिनेटर से स्टार्ट करते हैं आज। ये आपके बहुत काम की चीज है भाई, इसको जितना हो सकता है इस्तेमाल करें, ये आपके काम की चीज है। बस छापे नहीं इससे कोड पूरा प्रॉब्लम अपनी जो भी हो वो इससे सॉल्व कराएं, प्रॉब्लम अपनी जॉब भी हो वो इससे क्या करें सॉल्व करवाएं, ताकि आपको पता चलेगा यार ये प्रॉपर्टी। और जो ये लिख ले उसके बाद बोले कोड को एक्सप्लेन करो, अपनी एक एक बात को एक्सप्लेन करेगा कि ये भाई ये क्यों यूज किया या ये क्यों। फिर आप नीचे अगर आपको यहाँ ये क्यों यूज किया, डिस्प्ले क्यों नहीं यूज किया, लिखो कि भाई इसकी जगह ये क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया, वो बता देगा आपको यार ये इस वजह से यूज किया ये। अच्छा अगर वो यूज करें तो कैसे होगा, वो बताएगा इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने कोड पर, काम छोड़ दे चलो थोड़ी देर, अब यहाँ आ जाओ। एक नैप बार बनाते हैं, ठीक है। एक टैग होता है उसका नाम होता है नैप, नाम है टैग का नैप है। ये भी डिव की तरह ये कंटेनर है, कुछ भी नहीं है, बस नैप के नाम से बना हुआ है। आप इसको ही यूज कर सकते हो नैप बार के तौर पर, वरना आप चाहो तो जो आप डिव यूज कर रहे हो उसको भी यूज कर सकते हो भाई, डिव डॉट नैप बार। ठीक है भाई, पहले देखते हैं नैप बार के अंदर। नैप बार हमें शो होना चाहिए, यहाँ आओ और स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, नैप बार लिखते हैं और ये ओपन कर लेते हैं। और ये जो मेरे पास नैप बार मौजूद है इस पर मुझे कुछ चीजें लगानी है। एक तो मैं दे देता हूँ इसको हाइट, पहले हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल, कितना आ रहा है, और साथ में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, मैं आगे नजर आए बस मुझे। और 100 साइज पर इतना बहुत ज्यादा है ये तो, इसको फिक्स करके 150 कर देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ काफी। उसके बाद मैंने देखा डिफरेंस है उसके अंदर, तो उसके लिए यूनिवर्सल लगा के साथ साथ जो चीजें नीड पड़ रही है वो यूज कर रहा हूँ। नैप बार का ये दो कोड लिखा ये आ गया, ये जो बीच में ये ऊपर कॉर्नर पे गैप आ रहा है ना, यहाँ और यहाँ साइडों पर भी गैप है, यहाँ पर भी, इसको दूर करने के लिए मैं आता हूँ, लिखता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग भी बाय डिफॉल्ट क्या है 0। ठीक है भाई, नैप बार बिल्कुल टॉप पर आ गया, बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे चिपका हुआ नैप बार। अब इस पर मुझे 2-4 चीजें ऐड करनी है। पहले तो मैं आता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर एक, अगर मुझे बिल्कुल यूएल खाली पहले यूएल ऐड करना है, क्या ऐड करना है यूएल, सिर्फ खाली यूएल वाला, सिर्फ टेक्स्ट वाला हम ऐड करते हैं यूएल। यूएल ऐड करने के बाद यूएल के अंदर कुछ आइटम्स ऐड कर देता हूँ, li मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 जितने भी देना चाहो। पहला पेज होगा उसका बिल्कुल होम का, फिर सर्विसेज का, फिर अबाउट का, फिर कॉन्टैक्ट का। ठीक है, ये जैसे ही लिखा यहाँ पर ये सारे आ गए, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है, ऐसा ही है। इन सब को मुझे रखना पड़ेगा किसमें, एक टैग के। ठीक है भाई, ये यहाँ से इसको कट किया, इन 3 से तो इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसका वाला ये कट करता हूँ यहाँ से, और सबके एंड पर कॉपी। ठीक है भाई, यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास सबके सब क्या बन गए, लिंक्स बन गए। ठीक है भाई, एक ये चीज आ गई मेरे पास कि भाई ये लिंक आ गए, मैं अब इस लिंक को यूज कर सकता हूँ होम सर्विसेज अबाउट। लेकिन ये सब आ कैसे रहे, थोड़ा सा इसको कम करूँ यार। ठीक है, ये वर्टिकली आ रहे हैं मेरे पास, कैसे आ रहे हैं वर्टिकली। इन सब को मैंने करना क्या है हॉरिजॉन्टली, ये यू आना शुरू।
अब ये प्रॉब्लम दो तरह से सॉल्व हो सकती है। एक देखो प्रॉपर्टी है सिंपल, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी डॉट एल आई है, तो एल आई को खैर एल आई ही बोल देता हूँ, एल आई, वरना एल आई को अलग नाम से सेव करना था, आइटम्स वगैरह करके, नैव लिंक्स वगैरह। और यहाँ आने के बाद ये काम करता हूँ, क्लास ही दे देता हूँ। लिंक्स और इन सब का डिस्प्ले कर देता हूं मैं इनलाइन। सबके सब डिस्प्ले इनलाइन बन गए, ठीक है भाई। ये सबके सब क्या आ गया मेरे पास, डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी इन पर अप्लाई हो गई। सबके सब मेरे पास डिस्प्ले एज अ इनलाइन आना शुरू हो गया, होम, सर्विसेज और अबाउट। अच्छा, अब नैवबार अगर ज्यादा है भाई, नैवबार को मैं काम कर सकता हूँ, नैवबार की हाइट हटा देता हूँ बस। वो हाइट मैंने फर्स्ट टाइम देखने के लिए थी। आप देखो नैवबार की हाइट ऑटो एडजस्ट हो गई। अब नैवबार की हाइट क्या है, खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए इस टेक्स्ट को तो सिंपल पैडिंग का यूज कर सकता हूँ, और नैवबार के अंदर टेक्स्ट को लाना है तो मैं ये कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो नैवबार में टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। ठीक है भाई, अभी तो इमेज डाली नहीं है ना, जितनी चीज बता रहा हूँ उसको देखो। अभी तो इमेज वाला काम बताया नहीं है, इमेज लाई नहीं है, इमेज क्या होती है पता ही नहीं है। अभी तो जितनी चीज देख रहे हैं कि अगर आपके पास सिंपल ये वाला टेक्स्ट हो, इसको आपने ये करना है। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे सेंटर कर सकते हो। अगर आप यूएल को सेंटर करते हैं, चलो भाई, चलो ये टेक्स्ट अलाइन को अगर मैं आता हूँ लिख देता सिर्फ ऐसे, मैं करता यूएल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यूएल के थ्रू भी ये टेक्स्ट अलाइन क्या है मेरे पास, फिलहाल यूएल ने क्या किया हुआ है, पूरी जगह ही की हुई है। ठीक है, जहां तक यूएल ने लिया हुआ है, यूएल भी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है मेरे पास, सेंटर। अच्छा, यहाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको यूं भी दे सकता हूँ, या नैवबार के अंदर टेक्स्ट देना हो तो नैवबार के अंदर भी टेक्स्ट दे सकता हूँ मैं सेंटर। ठीक है, अच्छा यूएल कितना है, यूएल के लिए आप ये कर सकते हैं यूएल, और यूएल को यहाँ पर ले आओ, और यहाँ आने के बाद आप इसको भी बैकग्राउंड कलर दे दो। यूएल कितना सा है, चलो इसको कर देते हैं। समझे बात, इसीलिए टेक्स्ट सेंटर आ रहा था कि नैवबार ने क्या किया हुआ था, यूएल ने भी उतनी ही जगह घेरी हुई थी जितनी इसने घेरी हुई है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हटा दो। ठीक है भाई, तो यूएल ने ऑटोमेटिक पूरी जगह, हमने ये यूएल पर अप्लाई करके देखा हुआ भी है कि हम यूएल एक बनाया था, लिस्ट आइटम थे, मैंने जब आपको समझाया था वो डॉट्स वाला, डॉट जो है इनसाइड करनी थी उनकी डायरेक्शन, और अब आउटसाइड करनी थी। लिस्ट स्टाइल की डायरेक्शन आउटसाइड और इनसाइड था, तो डॉट इनसाइड होते थे एल आई के, आउटसाइड होंगे ये वो डिसाइड कर रहा होता था हमारे पास। तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी। तो यूएल भी क्या करना है, पूरी जगह घेर है जितनी उसको जगह चाहिए। आप यूएल को भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यूएल दो या ये दो, दोनों में एक ही बात है फिलहाल। तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मेरा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक सेंटर आ गया। अब बात रही इसके दरम्यान किस चीज की, मार्जिन की। तो आप भाई सिंपली नैवलिंक्स के अंदर आप इनको मार्जिन दे सकते हो। टॉप बॉटम से मार्जिन चाहिए, आप दे दो 2 पिक्सल का। देखो पहले तो सब साइड से मिल गया, आप इसको करो टॉप बॉटम, और ये रहा ना 0 पिक्सल। पहला टॉप बॉटम के लिए होता है, आप इसको करो 5 पिक्सल। अच्छा सॉरी, ये डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है, इनलाइन डिस्प्ले क्या नहीं उठाता, टॉप बॉटम मार्जिन नहीं उठाता। ठीक है, ये तो चलो अच्छी बात है। आप यहाँ से इसको 0 कर दो, बेशक ऑटो भी दे दोगे तब भी, वरना आप यहाँ लेफ्ट राइट का जो है खास तौर पे मार्जिन जो है वो ऐसे पास कर सकते हो इसको। देख रहे हो इनमें क्या आना शुरू हो गया, डिफरेंस आना शुरू हो गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब आप ये कर सकते हो उसका पैडिंग। अच्छा, पैडिंग उठाता है ये टॉप बॉटम पे नहीं, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम की पैडिंग, पैडिंग ऑफ, पैडिंग करता हूँ 20 पिक्सल, ये उठाएगा अपने लिए पैडिंग।
पैडिंग कौन देता है पहले तो ये बताओ। नेट बार के अंदर पैडिंग एलआई में नेवलिंग्स को पैडिंग दे रहा हूँ, नेवलिंग पैडिंग उठाएगा। नेवलिंग तो वो है, नेवलिंग तो खुद एलआई है ना, एलआई आइटम खुद अपने अंदर कैसे पैडिंग देगा? पैडिंग तो उसके बाहर वाला एलिमेंट देता है, तो ये पैडिंग तो ये नहीं उठाने वाला, ये तो जस्ट मार्जिन उठाएगा। अगर उसको पैडिंग देगा तो अपने ही कंटेंट से पैडिंग उठाएगा। तो पैडिंग आप इसके लिए भी, इसकी पहचान के लिए भी हम एक काम करते हैं, इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। ये हमारा एलआई है, समझे बात? ये हमारे पास क्या है, हमारा एलआई है, जो कि इतना सी जगह इसने चाहिए है। अब अगर मैं इसको पैडिंग देता हूं 50 पिक्सल, देख रहे हो टेक्स्ट वहीं का वहीं दे रहे हैं, किसी को ऊपर, किसी को अपर, किसी को डाउन, ठीक है। तो ये जो पैडिंग हम दे रहे हैं एलआई को, एलआई पर पैडिंग देंगे तो भाई वो अपने ही टेक्स्ट को पैडिंग दे रहा होगा। हमें तो किसको देना है, नैवबार के कंटेंट और इसको, नैवबार और इसके दरम्यान दे रहे हैं ना, येलो वाले नैवबार और इसके दरम्यान। तो हम पैडिंग जो देंगे वो इस नैवबार को देंगे 10 पिक्सल, देख लो, समझ आई बात? अब आप इसको ये भी कर सकते हैं, अब आप दोनों तरफ से पैडिंग दे रहे हैं, यहाँ से भी आप कहते हो भाई इस साइड से नहीं चाहिए, आप यहाँ से ना दो, आप सिर्फ लेफ्ट साइड से दे दो भाई। अब ये एक पहला है टॉप बॉटम, दूसरा है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट से देनी है तो लेफ्ट राइट से दे दो, टॉप बॉटम से देनी है तो टॉप बॉटम से दे दो। जैसे कि ये एग्जांपल अभी हम पीछे देख कर आए हैं, ऐसी वाली एग्जांपल थी ना, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए डिव के अंदर क्या थी, पैडिंग दी हुई थी 70-70। मैंने कहा था पहली वाली पैडिंग टॉप बॉटम की, तो टॉप बॉटम की जितनी आप टॉप बॉटम की पैडिंग पास करोगे और टॉप बॉटम से उतना गैप लगेगा। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो ये आपके पास सिंपल, अगर आपने ऐसा नैवबार बनाना हो, और ये ना मार्जिन, ये रहा मार्जिन, जितना बढ़ाते जाओगे इनके दरमियान गैप बढ़ता जाएगा, तो वर्टिकली गैप बढ़ता जाएगा, ये फैलते जाएंगे, सेंटर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कीजिए, राइट साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, जहाँ पे करना है आप उस साइड पर इसको कर सकते हैं। बात समझ गए, क्लियर है? तो ये आपके पास है। अब इसको बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दो, और उसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा 50 पिक्सल लेता हूँ। अच्छा, अब अगर एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट अलाइन को छेड़ता हूँ, मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहा है। अगर इसको कर दूँ राइट, तो राइट साइड की साइड से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कर दूँ यूएल को, चलो ये तो इसका टेक्स्ट हो गया ना अलाइन टेक्स्ट, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन ऐसे ही रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। ये मैं एक काम करता हूँ, यूएल लाता हूँ, यूएल को मैं फ्लोट कर दूं लेफ्ट पे, क्या यूएल लेफ्ट पे फ्लोट हो गया? और यूएल को देखने के लिए मुझे, अच्छा यूएल ऑलरेडी लेफ्ट पर ही होता है, सॉरी राइट साइड पर लेकर आऊँ ना पहले। किस साइड पर आया ये, राइट साइड पर मैंने किसको फ्लोट करवाया, यूएल को। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यूएल को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक और चीज भी यहाँ ऐड करने वाला हूँ, ठीक है भाई। फ्लोटिंग की है जैसे ही, तो यूएल इतनी जगह ले रहा है, यूएल क्या होता जा रहा है मेरे पास फ्लोट। और एक और काम भी करना है, नेवलिंग के अंदर कलर कर देता हूँ वाइट, और एक मिनट, इससे भी जरूरी चीज ये कि एंकर टैग को मैंने दिया है तो कलर वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि सिंपल आ जाए। फ्लोट करवाया मैंने, तो ये क्या आ गया, फ्लोट की प्रॉपर्टी के थ्रू राइट साइड पर होगा। तो अगर आप फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी यूज करोगे डबल कोई चीज ऐड करने के लिए, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी हम खैर जैसा था हमारा टेक्स्ट वैसे का वैसा इसको रखते हैं, ठीक है भाई। ये राइट साइड पर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ और नैवबार का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखे, ब्लैक, ठीक है। और इसको ले आता हूँ ऐसे, ठीक है, जैसा था वैसे के वैसे। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ नैवबार के अंदर, ये नैवबार के अंदर क्या है, नैवलिंक्स है, और उसको भी एक क्लास दे देता हूँ, क्लास और नैवलिस्ट, इसको नैवलिस्ट भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई। नैवलिस्ट है और नैवलिंक्स है। अब अगले को लेकर आते हैं।
यहाँ पर हम इमेज लेकर आते हैं और इस इमेज के लिए पहला काम करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं। क्लास पास की मैंने, अच्छा ये वाला तो सिंपली वाला समझ आ गया ना। अब देखो जैसे मैंने इमेज दी, इमेज कहाँ पे आएगी वो भी देखेंगे हम। क्लास देने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ नैव लोगो, ठीक है, नैव का लोगो होता है ये। और लोगों के लिए खैर मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोडेड इमेज है ये दे देता हूँ। फिलहाल इमेज आ गई यहाँ पर इसका, ठीक है भाई, मेरे पास इमेज कैसे है। अच्छा अब यहाँ पर मैं काम करूँगा ना, थोड़ा सा इस पर विड्थ और हाइट देता हूँ, थोड़ी सी कम इसको विड्थ दे देता हूँ 100। अच्छा ये यहाँ से नहीं, इमेज ऊपर ही कॉल करूँगा तो नैव लोगो में, नैव लोगो और सीक्वेंस जैसा चल रहा है उसके हिसाब से लेके चलेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, ये है नैव बार है, नैव बार के फौरन नीचे पहले इमेज है तो इमेज यहाँ पर ले आया। सीक्वेंस याद रहता है भाई, नैव बार है उसके बाद इमेज है, इमेज के बाद नैव लिंक्स है, उसके बाद बाकी इनका टैग वगैरह। अब यहाँ आने के बाद अब मैंने इमेज को देनी है विड्थ और हाइट, मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल पहले, ठीक है, ज़्यादा है 70 या 80 पिक्सल बहुत है। पहला काम ये। दूसरा काम ये करता हूँ कि मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर पिक्सल सॉलिड वाइट, ताकि वाइट कलर का बॉर्डर। उसके बाद कर देता हूँ मैं इसको बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, 100% दे दो 100 पिक्सल। अच्छा ये है कि इसको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइट भी सेम देनी पड़ेगी। हाइट और विड्थ दोनों सेम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो हाइट और विड्थ मैंने सेम करके इसको बिल्कुल सेंटर कर दिया कि भाई ये बिल्कुल सर्कल बन गया। अच्छा अब ये दोनों चीजें आ कैसी रही हैं, ये यहाँ पर आ रहा है और इमेज टॉप पर आ रही है। चलो अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है वो लगाते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो एक हमने ये देखी फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, वो क्या थी, इमेज पे लगने वाली। आओ इमेज पे लगाते हैं। इमेज पे क्या लगा सकता हूँ, फ्लोट लेफ्ट ही रखना है, इमेज को फ्लोट लेफ्ट करता हूँ। फ्लोट लेफ्ट हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, अच्छा ये कलर दे दूँ ना इसको, नेवलिंग्स को कलर दूँ या यूएल को कलर दूँ, यूएल को कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, और नेवलिंग्स जो है उनको भी कलर दे देता हूँ। ये कलर देने से होता क्या है कि हमें पता चलता रहता है कि साथ में कौन सी चीज़ कितनी जगह ले रही है, ठीक है भाई। अच्छा एक कलर नहीं अप्लाई हुआ ये वाला, ठीक है, मैंने दिया है नैव लिंक, ये पूरी जगह ले जाए, यानी कि यूएल उसके ऊपर इमेज आई हुई है और उसके साथ क्या आया हुआ है मेरे पास, खींच। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो फ्लोट हो गया, इसको भी जरा फ्लोट कराते हैं। इसको बोल देता हूँ फ्लोट राइट। ये मेरे पास क्या हो रहा है, फ्लोट राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इमेज मेरे पास ऑटोमेटिक क्या है, पैडिंग के हवाले से सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो पैडिंग मिली हुई है वो किसके हिसाब से मिली हुई है, कहाँ गया, नैव बार में, वो मुझे मिली हुई है मेरे टेक्स्ट के हिसाब से मिली है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को सेट करने जाओगे किसके थ्रू, सिर्फ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी और फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, तो आपके पास जो इशू आएगा वो आएगा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वजह से, ये कि आपने इसका डिस्प्ले इनलाइन किया। अब ये आप बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद भी देखा है टेक्स्ट में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा फ्लोट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर है ये, सही है। अब देखो जरा, हमारा केस भी ऐसा ही है ना, है या नहीं। देखो टेक्स्ट सिर्फ ऊपर ऊपर आ रहा है, इमेज बाकी जो है नीचे रह जाती है। तो फ्लोट का असल काम क्या होता है, फ्लोट असल में यूज हो रहा होता है जहां आपके पास इमेज है, आपने इमेज जैसा टेक्स्ट यूज किया, आप चाहते हो ये इसके बिल्कुल राइट में है, तो दोनों चीजों को बिल्कुल इक्वली हाइट हो, बिल्कुल इक्वली सेम चीजें हो। तो जैसे कि इसने बैक पर ही स्टार्ट में एक चीज दी थी, दो बटन, ये दोनों बटन है ना, ये दोनों फ्लोट राइट और लेफ्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, कार्ड, दो कार्ड थे बिल्कुल इक्वली थे, उन दोनों को लेफ्ट राइट कर सकते थे। अब टेक्स्ट क्या है, छोटा है, टेक्स्ट की हाइट उतनी तो नहीं हो सकती ना जितनी के इमेज की हाइट है। या तो आप उतना टेक्स्ट लिखो, देखो जैसे ये था, मैंने कहा यार इतना टेक्स्ट लिखा
इतना टेक्स्ट रिमूव कर दिया इसके अंदर से, रन किया तो ये एरर आ गया। समझे बात? अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, एरर आ गया। तो फिर या तो आपको जो आपका नैव बार है उसके लिए और इस इमेज की हाइट को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। अब यूएल को उठाओ, एक डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक बनाओ, उसके बाद इसको सेट करो, तो ये काफी मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एक और है, उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करती है। चलो भाई, ये प्रॉपर्टी तो यहाँ आकर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जुगाड़ है इसको भी करने का। मैंने कहा ना, इसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो है वो आप इनलाइन ब्लॉक कर दो, इनलाइन ब्लॉक करोगे, यूएल क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट की विड्थ और हाइट आप जितनी सेट करना चाहते हो उतनी सेट कर दो। टेक्स्ट उसका अलाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट सेंटर आ जाएगा। जैसे यूएल है ना, अब मैं यहाँ आ जाऊँ, इस यूएल को अगर ऐसे करना चाहूँ, फ्लोट राइट से पहले मैं एक काम करता हूँ, 70 पिक्सल यूएल को कहता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। पहले तो ये किया, देखो इसके साथ आ गया। अब उसकी हाइट बढ़ानी है, ठीक है, इसकी हाइट दे सकता हूँ मैं, हाइट दे देता हूँ इसको 70 पिक्सल पे। देखो दोनों इक्वली आ रहे हैं। अब वो चीज़ अलग है कि भाई ये टेक्स्ट को पैडिंग चाहिए ना, पैडिंग तो एलआई को आप सेंटर देने के लिए दोनों साइड से इसकी पैडिंग बिल्कुल इक्वल कर दो। जैसे ये रहा, मैं यहाँ से दे देता हूँ, अगर पैडिंग कर देता हूँ, पहले 0 पिक्सल और 0 पिक्सल, यहाँ पर आ जाता हूँ 20 पिक्सल बाय 20 पिक्सल, आ रहा है। अब देखो, अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को रिमूव करूँ, देखो सेंटर आ रहा है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये कौन सा तरीका है, जुगाड़ वाला तरीका, ठीक है। तो जब भी आप, क्योंकि असल में फ्लोटिंग मैंने कहा ना बनी है सिर्फ दो खास चीजों को हैंडल करने के लिए, और वो भी वो चीजें जिनकी हाइट विड्थ कोशिश करके सेम हो, या फिर अगर हाइट विड्थ सेम नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट टॉप पे लिखा हुआ है और इमेज साइड से ज्यादा बड़ी है। जैसे यहाँ पर इमेज बड़ी है तो कोई मसला नहीं, ये एरिया खाली है तो, लेकिन नैव बार के केस में तो ये एरिया खाली नहीं होना चाहिए ना। नैव बार के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है भाई। नैव बार के केस में तो ये नहीं होगा कि भाई टेक्स्ट हवा में लटक रहा है, हालांकि ये गलत तो नहीं है। देखो ये हम जानते हैं, इतना इमेज है तो ये टेक्स्ट इसके ऊपर ही आएगा, इतना टेक्स्ट लिख दूं कि ये भर जाए यहाँ तक, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ना, इमेज बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगी। लेकिन अब ये जुगाड़ वाला तरीका होगा, तो आपने फिर फ्लोटिंग यहाँ पर इस तरीके से यूज नहीं करना, ठीक है भाई। अब एक तो तरीका देख लिया, अगर सिंपल एलआई हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंपल एलआई। अच्छा ये है कि जहाँ आपको सारी चीजें बन जाए, 2 से 3 चीजें, आपको सिर्फ एक चीज को लेफ्ट करवाना है सिंपली, बाकी सब इक्वल है, एक टेक्स्ट को सिर्फ राइट, तो फिर आप यूज कर सकते हो उसको, लेकिन इस तरह की कंडीशन में आप उसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा इससे आगे देखते हैं, ये तो हमने एक देख लिया ये वाला तरीका। दूसरा तरीका एक और है, वो क्या है उसको भी समझते हैं जरा। मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, नैव बार से फिर छोड़ूंगा, ठीक है। और पैडिंग भी अभी 0, अभी पैडिंग भी डाल दिया, ठीक है भाई। ये आ गया मेरे पास इमेज और ये चीजें। अब जरा डिस्प्ले पर देखते हैं, ये दोनों, अच्छा इमेज और ये यूएल किसके अंदर है, किसके अंदर है, डिव। अब एक काम करते हैं, पहला सबसे जरूरी काम ये है कि डिव के अंदर है, और वो डिव कौन है, नैव बार वो डिव है जिसके अंदर ये दोनों। और नैव बार को बोलो डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या दोनों का डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, सबसे पहला काम फ्लेक्स हो गया। अच्छा ये अब एलआई जो है, ये एलआई के अंदर, एलआई का डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं हुआ, ठीक है। एलआई किसके अंदर है, यूएल है। तो अब एलआई को सेंटर करने के लिए 2 तरीके हैं, देखो एक तो ये, अच्छा इसका भी नाम दिया हुआ है नैवलिंस और नैवलिंस, डॉट नैवलिंस और डॉट नैवलिंस। अब दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका डिस्प्ले कर दो इनलाइन तो भी ये सीधे हो जाएंगे, और या फिर आप इसका डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स तो भी ये सेंटर हो जाएंगे। देखो दोनों कंडीशन में हो रहा काम एक ही है, अब समझ नहीं आती यार क्या यूज करें, ऐसा ही है ना। देखो अब फर्क समझने की जरूरत है। फ्लेक्स हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर मौजूद सारी चीजों को सेट कर रहा होता है,
और डिस्प्ले इनलाइन क्या करता है, किसी एक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जैसे एलआई लिंक्स है हमारे पास, अगर हम इनको एलआई भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ लिंक से उनको एक लाइन में लाना है। आप इन पर डिस्प्ले इनलाइन लगा दें काफी है। यहाँ ये यूज होता है नैपबार में। टेक्स्ट है, टेक्स्ट की फॉर्म में ज्यादातर डिस्प्ले इनलाइन यूज कर रहे होते हैं, तो टेक्स्ट की फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां टेक्स्ट से बढ़कर चीज हो, जिसमें कोई हाइट विड्थ हो, टेक्स्ट ज्यादा हो, ठीक है, वहां पर आप क्या यूज करोगे, फ्लेक्स यूज करोगे, या फिर फ्लोट यूज करोगे, या फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज करोगे। वो कंडीशन के ऊपर है। दो ही एलिमेंट है, सेम हाइट के हैं, सब कुछ सेम है, फ्लोट यूज कर लो। ठीक है भाई, 2 से 3 एलिमेंट है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज कर लो, खत्म बात। सेम हाइट सब कुछ है, कार्ड की फॉर्म में। ज्यादा एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिव करना है, फ्लेक्स बॉक्स की तरफ आओ। ठीक है, अभी तो यहाँ देखते हैं, अभी तो मैंने खाली ये किया है, इस पर डिस्प्ले इनलाइन भी यूज कर सकते हो, फ्लेक्स भी यूज कर सकते हो, आप दोनों यूज करो। क्या हाँ, जो मर्जी है नाम दो, कंटेनर दो, वो दो। कंटेनर हम आगे जाके बहुत सारी जगहों पे यूज करेंगे, मसला ये है। तो कंटेनर याद करना, इसलिए इसको नैपबार नाम दे देते हैं। ऐसे नाम देते हैं कि याद रहे। सिर्फ कंटेनर नहीं दो, कंटेनर के हिसाब से हीरो कंटेनर, फलाना इसका कंटेनर, कार्ड्स कंटेनर, ये चीज। तो अब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अब एक बात हमने ये देख ली भाई, ये दोनों यहाँ पर आ गया। अच्छा, जरा सा इनको थोड़ा सा ए को छेड़ते हैं, ए को दे देते हैं कलर दोबारा से वाइट, ताकि हमें दिखे, और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये तो रटी भी होनी चाहिए, 2 प्रॉपर्टियां तो बार बार लगाएंगे। अब एलआई के साथ जितना खेलना है, एलआई का डिस्प्ले इनलाइन हटा भी दिया तब भी वो फ्लेक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कभी गलती से इसका डिस्प्ले हटा दिया तब भी रहेगा। तो अच्छा यही है, दोनों पास कर दो। ठीक है भाई, एट अ टाइम एक हट भी गया तो दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या रहेगा, डिस्प्ले रहेगा। अच्छा, इससे कुछ डिस्प्ले उससे करने से फायदे भी। अच्छा यहाँ आओ, अब इसको अगर आके मार्जिन दो। अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी थी, अगर इनलाइन डिस्प्ले दे देते तो टॉप बॉटम का मार्जिन नहीं उठाता था, टॉप बॉटम से पैडिंग नहीं उठाता था। अब क्या करेगा ये, अगर इसको इनलाइन, अगर अचानक से जरूरत पड़ गई हाइट देना, इसको यू रोक के यहाँ से अब आप टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी दे सकते हो। समझे? अब ये बाकी प्रॉपर्टी भी उठाएगा। अच्छा, एक इसका एक और काम करना था, लिस्ट स्टाइल। इसका वो पक्का ही हो रहता है, लिस्ट स्टाइल नन कर दो, ताकि ये जो डॉट थे, डॉट वाला जो गाड़। अच्छा, अब जरा फ्लेक्स के साथ खेलते हैं और इमेज को भी लेकर आते हैं। नैप लोगो बनाया था, नैप बार हो गया, नैप बार के फौरन नीचे डॉट नैप लोगो था। अब देखो, मैंने 1-2 बार बना लिया, अब मुझे नाम रट्टा लगते जा रहे हैं। देखो, आपने ऐसे नाम रखने हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। नैप बार के अंदर ही 2 से 3 चीजें एक वेबसाइट के अंदर है जो बेसिक है, जो हमेशा यूज होंगे। एक कार्ड्स, एक नैप बार, फुटर, ये तो हर वेबसाइट के अंदर है। तो बस आपको टाइम भी और समझने में भी इन्हीं को टाइम लगेगा, इसीलिए सब प्रॉपर्टियां लगाकर देखनी है आपने। मैंने भी अभी आपको यही टास्क दिया था, आप हर प्रॉपर्टी लगाओ, हर प्रॉपर्टी से बनाने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा किस प्रॉपर्टी का ज्यादा पावर है। अब यहाँ आते हैं और उसके बाद दे देते हैं इसको वही वाला काम जो पहले दिया था। एक विड्थ और हाइट दे सकते हो आप, एक बॉर्डर दे दो। बॉर्डर क्यों देता हूँ स्टार्ट में, कोई बच्चा बताएगा? ताकि मुझे नजर आ जाए ये कहां से कहां तक है। सिंपल, इतना सा काम है। आप देखो, ये इसके दादा, इसकी हाइट भी शुरू में इसलिए दी थी, बाद में हाइट रिमूव कर दी अब कंटेंट्स के हिसाब से। अभी मैंने इसको पैडिंग नहीं दी जरा भी नैप बार को, जितना कंटेंट होगा नैप बार उतना छोटा होता जाएगा। ये हो गया, बॉर्डर दिख गया। उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, ऐसे कर दिया। अच्छा, हाइट और विड्थ बराबर नहीं है, इस वजह से ऐसे कर रहा है, विड्थ भी दे दो और हाइट भी दे दो। 70, 80 पिक्सल। अब जरा कुछ प्रॉपर्टियां हैं वो अप्लाई करते हैं फ्लेक्स के ऊपर। जरा कहाँ गया, नैव लिस्ट हो गई और डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने। इस पर आओ, नैव की लिस्ट पर भी, और ये भी। यहाँ आता हूँ, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। दोनों चीजें से सेंटर कर दी। अगली चीज क्या थी, जस्टिफाई अलाइन आइटम्स सेंटर। दोनों सेंटर भी हो गए। बात समझ आई?
देखो कितना आसान हो गया। जस्टिफाई सेंटर से ये भी सेंटर, ना पैडिंग का जुगाड़, ना ये वाला जुगाड़, कुछ भी नहीं। आप किसी भी स्क्रीन पे जाए, पैडिंग से तो प्रॉब्लम हो सकती है, 20 पिक्सल ज्यादा बाहर निकलेगा, नहीं, इससे यहीं का यहीं रहेगा। अब ये जो बिल्कुल चिपके हुए हैं, इसका हल निकालते हैं। इसका हल क्या है? ऊपर आओ, नैपबार को बोलो भाई थोड़ी सी आप इसको पैडिंग दो। अगर टॉप बटन से देनी है, ऐसे कर दो 5 पिक्सल और 0 पिक्सल राइट लेफ्ट से दो। टॉप बटन से उसने दे दी, ठीक है। मेरा ख्याल है हमने जो स्क्रीन रखी हुई है 100 साइज ही रहा, एक्चुअल साइज 100 ही है। उसके हिसाब से हम फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट जितना हमने करना। और यहाँ आ जाता हूँ ए पर, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, एक काम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, ये चीज अप्लाई होगी। अब बचा इनके दरमियान क्या देना है? इनके दरमियान गैप देना है। इनके दरमियान आओ भाई, इनके दरमियान हम क्या करना शुरू करते हैं? थोड़ा सा गैप देना शुरू कर देते हैं। अब इनके दरमियान गैप देने के लिए क्या कह रहे हैं? नैब लिस्ट ये उसके लिए लगाई है जो वो नैब लिस्ट यूएल है, यूएल है जिसके अंदर सारी लिस्ट मौजूद है। नैब लिंक्स है वो आइटम। अगर आओ इस पर आते हैं, पैडिंग अप्लाई करता हूँ पहले, पैडिंग सॉरी मार्जिन 20 पिक्सल पहले दूर होना शुरू हो गए। अब आप इसके साथ खेलो मार्जिन के। अच्छा, ये मैंने टॉप बॉटम से भी दिया है, ये है कि हम इसको वन साइड देना शुरू करेंगे, तो 0 पिक्सल यहाँ और 0 पिक्सल यहाँ। हमें तो लेफ्ट राइट से देना, तो अगर मैं इसको कर दूँ 50 पिक्सल यहाँ से। अभी तक तो मैंने इमेज को तो दिया ही नहीं है, इमेज के साथ तो ये वाला गेम खेला ही नहीं, इमेज के साथ अभी ये वाला काम किया ही नहीं कि भाई इमेज को। अच्छा, इमेज की प्रॉपर्टी थी एक अलाइन की, ऐसा ही अगर इमेज पे मैं अभी प्रॉपर्टी लगाऊं लेफ्ट थी अलाइन, तो अब इमेज पर ये प्रॉपर्टी ना इसकी वजह से वर्किंग नहीं करेगी। कहाँ गया? डिस्प्ले की वजह से, ठीक है। अगर इमेज को आपने देना है तो इमेज मेरे पास कहाँ है? लोगो, ठीक है। अब मैं इमेज पर आता हूँ और उसको देता हूँ मार्जिन राइट, ज्यादा देके वैसे ट्राई कर, देखो जितना ज्यादा मार्जिन देता जा रहा इमेज इससे क्या होती जा रही। और ओवरऑल सबसे बड़ी चीज ये होगी, हमारे पास इंस्पेक्ट पे आता हूँ मैं जरा सा, और कहाँ गया? ठीक है, एक मिनट, इसको मैं सेटिंग थी यहाँ क्यों आ रहा है? साइड पर लाऊं, इस पर लाऊं, क्या हो गया इसको साइड बार? अच्छा, रिस्पॉन्सिव पर देख रहे हो, ये ऑटो एडजस्ट हो रही है, इसीलिए क्या हो रही है? ऑटो एडजस्ट। अच्छा खैर, अभी हमारे पास जो मेन रिस्पॉन्सिव होता है उसके अंदर तो हम मीडिया क्यूरी लगाएंगे कि यहाँ आने के बाद, इतनी स्क्रीन पर आने के बाद, घुमा दे, इतनी स्क्रीन पे आने के बाद नैब बार गायब हो जाएगा, यहाँ एक बटन आ जाएगा, बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रॉलिंग पर खुलेगा, ठीक है भाई। तो आपको जब भी ये चीज मिले तो एक फ्लेक्स इसका यूज करोगे आप बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, 2 एलिमेंट को हैंडल करने के लिए यूज होगी। तीसरा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज होगी। आप नैबलिंग को भी यूज कर सकते हो हैंडल करने के लिए, या आप ऐसी चीजें जैसे मैंने लिंक्स बनाया है, लिंक को सिंपल सीधा करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। बात समझ आई? क्लियर है? बस आपने सिर्फ इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तीनों प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग पॉइंट्स पर, कार्ड्स पे भी प्रैक्टिस करनी है, नैब बार पर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एलिमेंट लेफ्ट भी करके देने हैं, एलिमेंट राइट भी करके देखने हैं, क्योंकि आपको पता है अब हमारे पास जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे फ्लेक्स के अंदर 2 ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है। ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अपने आप को खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ अलाइन की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया था, ड्रियो श्रिंक की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, टेक्स्ट लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी भी आपको पता है। यहाँ पर आप जितनी प्रॉपर्टियाँ अप्लाई करोगे डिस्प्ले के हवाले से सब होगी। जैसे मैंने इसको किया ना, कहाँ गया? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको कर दूँ राइट था,
तो ये राइट साइड की तरफ आएगा। इसको कर दूं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी सारी वर्किंग में है। आप जिस प्रॉपर्टी को जितना दोगे, आप कि भाई ये प्रॉपर्टी आप इसको सिर्फ वन साइड से पैडिंग दे सकते हो। भाई ये लेफ्ट एंड राइट से दी, आप यहाँ से दे सकते हो पैडिंग लेफ्ट 120 पिक्सल। टेक्स्ट इस तरफ लिखना शुरू कर दो, नैप बार वो टेक्स्ट अपनी जगह। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने वन बाय वन लगाओगे, एक एक चीज़ को चेक करोगे कि भाई कहाँ किस चीज़ को कैसे लगाना है, तब आपको ये बात समझ आएगी। बार बार एक ही प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करो जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाए। बाकी ये कि जब तक हम रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे अपने नहीं आ जाते, अभी आपके पास थोड़ी सी चीज़ों में इशू होगा, जहाँ बनेगा आप बोलोगे ओके, क्योंकि अभी आप कहीं पर भी पैडिंग या मार्जिन देके ले जाओ इसको। और अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप ले जाओ, जैसे भी सेट हो रहा है, बस लेआउट सेट करना है आपने, किसी भी लेआउट सेट करना। लेकिन जब रिस्पॉन्सिव में आओगे ना, तब आपका पैडिंग 5 पिक्सल देना भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर 5 पिक्सल पैडिंग से भी आपका पूरा लेआउट मोबाइल स्क्रीन पे आके खराब हो सकता है। लेआउट 5 पिक्सल देने से भी स्क्रीन जो है लेआउट मोबाइल स्क्रीन पे चेंज हो सकता है। फिर वहाँ थोड़ी सी ग्रिड सिस्टम वगैरह वो भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं, इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। एक चीज़ है कॉम्बिनेटर देखते हैं, पानी ला आते हैं कॉम्बिनेटर्स को देखेंगे हम। बड़े इजी से है, 3 चीज़ें कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट्स, उसके बाद ओपेसिटी भी। हाँ, ओपेसिटी है, और एक और चीज़ यहाँ ग्रेडियंट नहीं पढ़ा हमने। अरे लीनियर ग्रेडियंट्स भी नहीं पढ़े, ये तो ग्रेडियंट आए नहीं है क्या अभी तक? अच्छा ये रहे, ठीक है, सही भाई, बाहर ही होगा। हम कॉम्बिनेटर्स देखते हैं जरा। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? A combinator is something that explains the relation between the two selectors. Selectors क्या होते हैं? डेट सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर होता है, जैसे कि किसी टैग को, क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है। ठीक है जी, अब आओ यहाँ पे, ये क्या है भाई? div p, कलर किसको लग रहा है? भाई ऐसा वाला करवाया था मैंने सिलेक्टर, नहीं ऐसे मैंने 3 4 7 लिख के बताया तुम्हें ना, वो ग्रुपिंग था। ये भी ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग में जितने पे लगा लगता है, लेकिन ग्रुपिंग बनाने के लिए तो बीच में क्या लगता था? कॉमा, यानी कि एक एलिमेंट का नाम और कॉमा, दूसरे एलिमेंट का नाम और कॉमा, तीसरे एलिमेंट का नाम और कॉमा, ऐसा ही था। लेकिन यहाँ तो बीच में कॉमा है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? ऊपर आते हैं थोड़ा सा, डिसेंडेंट सेलेक्टर। The descendant selector match all elements that are descendant of a specified element. जो आपने स्पेसिफाइड एलिमेंट बताया है, उसके बाद जो एलिमेंट लिख रहे हो वो उसका डिसेंडेंट है। मतलब होता है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज मौजूद हो, मतलब आप ये समझ लो पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब डिफ के अंदर जितने भी पी मौजूद है, तुम सबका कलर क्या कर देगा? ये चलो देखो, डिफ के अंदर एक पी है, 2 पी है, ये 2 पी कहां पर है? डिफ के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये तीसरा पी भी है, तो इसी डिफ के अंदर ही डिफ के अंदर है। इन सबका बड़ा पेरेंट कौन है? पी, तो ये इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ये देखो पी, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, क्या ये इस डिफ के अंदर मौजूद है? नहीं, ये वाला पैराग्राफ मौजूद है। अब देखो, अगर मैं पी को कलर देता हूं सिंपली, तो सबको लग जाएगा। लेकिन अगर मैं डिफ के अंदर वाले पी को देता हूं, तो मैंने कहा उन डिफ को कलर हो जाए, उन पी को कलर हो जाए जो डिफ के डिसेंडेंट है, मतलब डिफ के अंदर मौजूद है। तो डिसेंडेंट का मतलब वो सब एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद है। अब जिसको भी आप कलर दोगे उन सबको लग जाएगा। अब यूएल के अंदर मैं डिफ के अंदर एलआई को कलर दूंगा, जितने डिफ के अंदर एलआई उन सबको वो चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरे पास क्या?
डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये सिलेक्टर अक्सर यूज कर रहे होते हैं भाई, एक ही एलिमेंट के अंदर काफी सारी चीजें जो सेम है उन सबको सेम कलर देना है, आप दे सकते हो। अब इसमें ना क्लास पास करनी है ना कुछ भी बात करना है, डायरेक्ट टैग कॉल होना है, ठीक है भाई, समझे बात। अब आओ जरा यहाँ पर एक कॉम्बिनेटर की एग्जांपल, इसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं जरा, चाइल्ड सिलेक्टर। अब ये क्या है, दिस कॉलन ग्रेटर देन का साइन और पी, दिस इज ग्रेटर देन पी मतलब दिस पी से बड़ा, मतलब पी क्या है, दिस का चाइल्ड है। अब यहाँ पे क्या है, द चाइल्ड सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ये भी वैसा ही काम कर रहा है, दिस के अंदर जितने पी होनी को, तो ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क है, एक फर्क है, इसमें डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के बाद चाइल्ड के अंदर चाइल्ड नहीं चलेगा। जैसे ऊपर आओ, ये पी किसका चाइल्ड है, डिफ का, ठीक है, ये पी किसका चाइल्ड है, डिफ का, ये वाला डिफ किसका चाइल्ड है, सेक्शन का, लेकिन डिफ का भी चाइल्ड का चाइल्ड है, मतलब डिफ का चाइल्ड कौन है, सेक्शन, सेक्शन का चाइल्ड क्या है, पी, पी है तो डिफ के अंदर भी है कहीं ना कहीं, तो इसको भी ये कलर लगेगा। लेकिन अगर ये डिसेंडेंट सिलेक्टर लगा दो, मतलब यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा दो, अब इस पी से हट जाएगा, अब जो भी पी इसका डायरेक्ट चाइल्ड है उसी को कलर मिलेगा, बाकी को नहीं, ठीक है भाई, ये डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होगी ये बात, समझ गए बात, क्लियर है। तो पहले वाले में डिफ के अंदर जितने भी है विरासत में जो जो है सब है, बच्चों को भी मिलेगा, बच्चे के बच्चों को भी, उसके बच्चों को भी, सबको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट जो अपने चाइल्ड है बस उनको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये चाइल्ड सिलेक्टर है, यही चीज इसने यहाँ नीचे एक्सप्लेन की होगी। अब देखो इसने 3 इनसाइड सेक्शन एलिमेंट, इसलिए इसको नहीं मिला, अब डिफ 4 उसके बाद बनाया इसने, इसको फिर भी मिल गया, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग्स सिलेक्टर प्लस, सिबलिंग्स मतलब बहन भाई या भाई बहन या भाई भाई, ठीक है, बहन बहन कोई भी, इन सबको 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 बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, डिफ प्लस पी, वो पी जो डिफ का डायरेक्ट सिबलिंग है, डायरेक्ट सिबलिंग, ये डिफ है, इसका डायरेक्ट सिबलिंग कौन सा वाला इन सब में से, ये वाला, इस डिफ का देखो डायरेक्ट, और 7 वाला भी है, इस डिफ का ये डायरेक्ट भी है, एक डिफ के फौरन बाद कोई पी होगा, डिफ के फौरन बाद, अच्छा ये वाला डिफ भी नहीं होगा, कैसे, अगर मैं इसको आई डाल दूं बीच में या और कोई टैग ओपन कर दूं, मैं बोल दूं डिफ पर एक आई का टैग ओपन कर दूं, ये वाला भी है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, अब क्या है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये पर यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सिबलिंग, मतलब एक के बाद दूसरा वाला सिबलिंग्स डायरेक्ट, तो किसको ये वाला कलर लगेगा, ठीक है, प्लस के साइन से यहाँ दिया हुआ है, द एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर एन स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब जो इस स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद फौरन आएगा, अब इसके बाद फौरन जो भी एलिमेंट आएगा उसको ये कलर लग जाएगा, ठीक है। ये तो कलर मैंने लगाया, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद 10 आप पी बना दो, सिर्फ जो पहला वाला है उसको लगेगा। जनरल सिबलिंग क्या है भाई, पढ़ो, द जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ, इसका और उसमें क्या डिफरेंस है पिछले वाले में, ये उसके बाद जितने सिबलिंग है उसमें ये क्या लगाया है, बैकटिक का साइन है, ये यहाँ आपको मिलेगा 1 के साथ, ठीक है, कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 है ना ऊपर लिखे हुए, उसमें 1 वाले के साथ नंबर है, ये देखो
पूरा कोड भी लिखा हुआ है बीच में डिफ के बाद, और देखो ये रहा पी, इसको भी लग गया और इसको भी लग गया। डिफ के बाद जितने एलिमेंट है इन सबको लग जाएगा, डिफ से पहले वाले को भी, ठीक है। तो डिफ के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उन सब पी को यहाँ पर ये कलर लगेगा। अच्छा अगर यहाँ डिव ऐड करूँ, DIVE डिव, देखो इनको भी क्या हो गया, कलर लग गया। इसको भी ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ, हालांकि डायरेक्ट नहीं है, डिफ के नीचे H2 है उसके बाद है, लेकिन डिफ के सिबलिंग तो है ना भाई, समझ गए बात। तो जितने सिबलिंग्स हैं उन सबको ये कलर लग जाएगा। इसका मतलब अगर ये इन दो को कलर मिल रहा है, अगर ये वाला डिफ ना हो बीच में, फिर मिलेगा इनको कलर, फिर भी मिलेगा, क्योंकि ये डिफ तो है ना। अब ये भी इसका सिबलिंग है इस डिफ का, जी भाई। क्या ये वाला पैराग्राफ इसका सिबलिंग है, जी भाई। क्या ये पैराग्राफ इसका सिबलिंग है, जी भाई। क्या ये वाला पैराग्राफ इसका सिबलिंग है। जितने पैराग्राफ है सब इसके क्या है, सिबलिंग्स है। तो इन सबको क्या मिलेगा, सेम कलर। जरा से इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी, इतना ज़्यादा। तो ये हमारे पास है कुछ कॉम्बिनेटर्स। अक्सर आपको ये, खैर हम तो बहुत कभी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत कभी कभार, लेकिन अक्सर कोड्स में आपको बना बनाया मिल जाता है कहीं शॉर्टकट में। तो जहाँ मिल जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा हाँ यार ये देखा हुआ है, इसका क्या काम होगा, ये इसके बाद रहेगा। ये तब कर रहे होते हैं जब हमें कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है। क्या परफॉर्म करनी होती है, फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी से मुराद ऐसे है, देखो अब एक बंदा आया, उसने कार्ड ऐड किया, कुछ भी लिखा टेक्स्ट। अब मैंने कहा इस कार्ड या इस बटन के नीचे जो भी टेक्स्ट आएगा बाद में उसका कलर ये होना चाहिए, या इस बटन के नीचे जितनी भी चीजें ऐड होंगी उन सब का कलर हो। अब उसके नीचे जो भी पैराग्राफ आ रहा है, अब उन सब के लिए मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता कितने पैराग्राफ आएंगे। जैसे आपके पास टू डू लिस्ट होती है, आप एक काम करते हैं ऐड करते जाते हैं, अब कैसे पता चलेगा, तो वहां पर ये लगा सकते हैं भाई इसके नीचे जितने भी पैराग्राफ या जितनी भी लिस्ट आएंगे उन सब का कलर ये होना चाहिए। तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। या आप कभी कभार डेट की कंडीशन लगाते हैं, इस डेट से इस डेट वाला टू डू लिस्ट अगर देखी होगी, डेट लगा देते हो, इस डेट तक आप टास्क ऐड करते रहते हो, इस कलर में आते हैं, इसके बाद वाले टास्क इस कलर में आते हैं, वो भी इसी के थ्रू होता है। अब आते हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस बड़े काम की चीज है। A pseudo classes is used to define a special state of an element। ये हमने पढ़ा हुआ है, वैसे एक सूडो क्लास पढ़ी हुई, 2-3 पढ़ी हुई होगी। किसी एलिमेंट की खास स्टेट पे काम करता है, किया कहीं किसी एलिमेंट की खास स्टेट पे काम हमने, हाँ तभी होवर किया जाए, क्लिक हो रहा हो, इस टाइप की प्रॉपर्टी। देखो अब यहाँ गेट फोकस, जब इससे फोकस हो तब लगे, तो ये सब क्या है, स्पेशल स्टेट। सूडो क्लास, सूडो कोड कैसे लिखते हैं, सिलेक्टर का नाम लिखते, फिर कॉलन लिखते, उसके बाद सूडो क्लास का नाम। ऐसा ही है ना, मतलब एंकर टैग या बटन, कॉलन, हॉवर और उसके बाद प्रॉपर्टी। ये इसका सेंटेंस है, मतलब यहाँ कोई भी सिलेक्टर हो, अब क्लास सिलेक्टर लो, कोई भी सिलेक्टर का नाम, कॉलन और उसके बाद ये चीज सूडो क्लास का नाम। अब यहाँ पर देखो यही चीज है, एंकर का लिंक, एंकर का विजिटेड, एंकर का हॉवर, एंकर का एक्टिव, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यही चीज इसे यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब और भी सूडो क्लासेस है, वो क्या है, ए डॉट हाईलाइट। ए डॉट हाईलाइट क्या है, मतलब है ये आप सिंपल समझ लेना, इसमें ए डॉट हाईलाइट मतलब वो एंकर टैग जिसकी क्लास है डॉट हाईलाइट। अच्छा ये आप दो काम कर सकते हो, इसने ऐसे लिखा है ना हॉवर पे, इस वाले को कुछ नहीं हो रहा है एंकर टैग, तो इसको लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसने कहा वो वाला एंकर टैग जिसकी क्लास क्या है, हाईलाइट है। अगर आप उसको डायरेक्ट भी ये लिख दो ना, चलेगा या नहीं, तब भी डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि हाईलाइट की क्लास को डायरेक्ट टारगेट किया। ये ए फिर क्यों लिखा था उसने, हाँ नहीं, अभी भी कौन सा नीचे वाला हो रहा है, क्लास जब इसको दी है तो एक पे अप्लाई होगा, दूसरा वाला तो होगा ही। ये क्यों दिया है, ए लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चाइल्ड है नहीं, सिर्फ ए को सिलेक्ट करना है। देखो ये रहा, ये एक ए जिसके अंदर हाईलाइट क्लास है और एक ए है जिसके अंदर डिफॉल्ट
कोई क्लास नहीं दी, ठीक है जी। अब बताओ ये खाली ए लिखता तो गलत होता ना भाई। देखो या तो देखो एक दो पैराग्राफ है मेरे पास, एक है खाली पैराग्राफ और एक है पैराग्राफ क्लास पैरा के नाम से। मैं उस पैरा वाली क्लास को अगर कलर देना चाहता हूँ, ऊपर लिखूंगा डॉट पैरा और कलर दे दूंगा। अगर मैं ये लिखूँ पी डॉट पैरा, वो पैराग्राफ जिसका पैरा कलर है, अब क्लास है, फिर कलर दूं तब भी अप्लाई हो जाएगा। तो डॉट पैरा लगाने की क्या जरूरत थी? पी लगाया क्यों है मैंने? पी ना लगाता मैं डॉट पैरा ही लिख देता। वजह ये आपकी कोडिंग की पहचान के लिए होता है, कोड स्ट्रक्चर के लिए होता है। मतलब ये कैसे आओ, यूएल डॉट नेवलिस्ट li डॉट। अब अगर ये नहीं बनाता मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी अप्लाई हो जाता। यूएल लिखने से जैसे कंफ्यूजन थी, इसने मुझसे पूछा था सर ये नेवलिस्ट यूएल का है ना, तो अब पूछने की जरूरत पड़ेगी। अब पता चल गया नेवलिस्ट क्या है, यूएल है। इसी तरीके से आप हर क्लास से पहले उसका नाम, टैग का नाम और क्लास दे सकते हो, ठीक है भाई। ये नैव बार है, ये है, ये है, ताकि आपको इजीली याद रहे कि भाई ये किस चीज का नाम है। ये डिव है या ये एंकर टैग है या ये तो जो भी चीज आप उसको नाम दोगे उससे आपको इजीली याद रहेगा कि भाई ये है। तो इसीलिए हम पहले उस एलिमेंट का नाम दे देते हैं। और ये अब पता चल रहा है ये हाईलाइट क्लास किस चीज को दी गई है, इसी एंकर टैग को दी गई है। सिंपल। अगर ऐसे नॉर्मली दिया होता भाई हाईलाइट क्लास किसके, कोड में जाके देखना पड़ता। अब कोड में जाके देखने की जरूरत नहीं है। ए डॉट हाईलाइट मतलब एंकर टैग है कोई जिसके अंदर क्लास है हाईलाइट। इसी तरह ए हैश टैग और आप आईडी का नाम भी दे सकते हो, तो पता चल जाएगा कोई एंकर टैग है जिसकी आईडी है, जिसको कलर देना है। हॉवर हमने देख लिया। डिव हॉवर डायरेक्ट टूल टिप, ये बड़े जबरदस्त चीज है। इसको हॉवर कर रहा हूँ कोई और चीज है, कोई हॉवर इस पे कर रहा हूँ, शो क्या हो रही है, कोई और चीज है। हॉवर दिस डिव टू शो पैराग्राफ। खुद नहीं, उस पर कोई चीज अप्लाई नहीं हो रही। एक और नई चीज है जिसका डिस्प्ले गायब हुआ है, लेकिन वो पी है किसके अंदर, उसी डिव के अंदर। जैसे कि यहां पर आता हूं, डिव क्लास बॉक्स और मैं पी लिख देता हूं वारेंट। और इस डिव के लिए मुझे करना पड़ेगा डॉट स्टाइल डॉट बॉक्स। बॉक्स को हाइट दे देता हूँ, ठीक है, और साथ में इसको ऑर्डर, ताकि मुझे बॉक्स दिखना शुरू हो जाए, ठीक है भाई। बॉक्स नजर आना शुरू हो गया, ये चीज है। अब पैराग्राफ इसके अंदर हाइड है। अगर मैं पी को बोलूं, पी डिस्प्ले पैराग्राफ, पी गायब हुआ है। पी क्या हुआ है, गायब हुआ है, पी नहीं नजर आ रहा। पी में चाहता हूं तब नजर आए मैं जब इस डिव पर क्या करूं, ये शो करवाऊं। अब यहाँ इस डिव को शो करवाने पे ये चीज क्यों शो होगी भाई, इस तरह से कि मैं अगर लिखूं डिव डॉट, क्या लगाऊं, डिव डॉट, अब सॉरी डिव और क्या था, कॉलन आता है, सॉरी याद नहीं आ रहा था मुझे, था ये आ गया टूल टिप के लिए डिव हॉवर पी, सॉरी डिव हॉवर। डिव के ऊपर हॉवर करने पर क्या हो, ऐसा ही है ना, जैसे मैं कर सकता हूँ बिल्कुल बैकग्राउंड कलर येलो, पहले ये चीज समझ लेते हैं। डिव पर हॉवर कर रहा हूँ, येलो हो रहा है बैकग्राउंड कलर, तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ येलो कलर छोड़ो, मैं हॉवर तो डिव पे करूंगा,
लेकिन पी के ऊपर असर होना चाहिए। पी का जैसे मैं बोल दूं डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दो, मतलब ब्लॉक का मतलब शो करवा दो। हॉवर डिप पे करूंगा डिस्प्ले इसका शो, बात समझ आई? हॉवर किस पे कर रहा हूँ? डिप पर कर रहा हूँ। पैराग्राफ क्या वहां शो रहा है। अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ आता हूँ। सही है भाई। अब डिप पे हॉवर कर रहा हूँ, पैराग्राफ शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ अब उसका चाइल्ड नहीं, क्या नहीं है? चाइल्ड। इसके लिए आपने वही वाली चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, वो जो पीछे हमने पढ़ा, ये वाला पढ़ा है ना हम लोगों ने अभी पीछे, ये वाली चीज पढ़ कर आए। गैप जो दिया है एडजेसेंट, मतलब उसके अंदर मौजूद वाले पी पर ये चीज अप्लाई होगी। अच्छा क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्लास देके कर सकता हूँ, इसको कोई क्लास भी दे सकता हूँ, इसको आईडी दे सकता हूँ, तो आईडी दे। लेकिन ये चीज होगी किसके अंदर? हॉवर करने पे डिस्क को पैराग्राफ जो उसके अंदर मौजूद है उस पर ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। यही चीज आपके पास रिस्पॉन्सिव में अंदर होगी, लेकिन वहां पर क्लिक यूज हो रहा होता है। आप यही काम उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल जैसे करूँ, कोई एक बॉक्स बना दूं या एक डिप बना दूं जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद हों और एलिमेंट एब्सोल्यूट वगैरह कर दूं, ठीक है। जैसे एक बटन बना दूं, जैसे यहाँ बनाया हुआ होगा शायद इससे कोई एक आध, तो हॉवर दिया हुआ, ये दिया हुआ यार, एक एग्जांपल देता है ये खुद भी। टूल टिप दिया हुआ है यहाँ पर अलग से, देख रहे हो ये इसने एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना। इसी तरह आपका पूरा नैप बार शो हो रहा होता है। ये चीज आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये माशाल्लाह इनकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है? ये बटन क्लिक करने पर इसको आप हॉवर पे ला सकते हो। आप हॉवर करो तो ये चीज नीचे शो हो जाए, आप हॉवर करो तो ये बॉक्स क्या हो जाए? नीचे शो ऑफ हो जाए। आप हॉवर पर ये चीज फिलहाल ला सकते हो नैप बार एक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि जब उस पर हॉवर करें तो वो चीज शो, मतलब यहाँ तो नैप बार होगा, लेकिन शो कुछ नहीं हो रहा होगा। जैसे उसके ऊपर हॉवर करोगे तो नीचे उसके क्या शो हो जाएगी? उसकी लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला काम आप किसके थ्रू कर सकते हो? इस टूल टिप की प्रॉपर्टी से, मतलब ये कि ये वाली प्रॉपर्टी जो आपको होती है हॉवर और साथ में ये। अच्छा हम आते हैं यहाँ पे सूडो क्लासेस पर थे। ये हॉवर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। अच्छा अब एक और चीज है, द फर्स्ट चाइल्ड, पहला चाइल्ड सिलेक्ट करने के लिए पी डॉट कॉलन फर्स्ट चाइल्ड लिख दिया। फर्स्ट चाइल्ड जो भी होगा इसका उसको कलर हो जाएगा पैराग्राफ का। लेकिन एक बात याद रखना, एक पैराग्राफ नहीं, आपने पी बोला है ना, तो पी का मतलब अब जितने भी पी है उसके फर्स्ट चाइल्ड पर, ठीक है। वो पी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हर वो पी कलर हो जाएगा। देखो कितने पी है मेरे पास? एक ये है और दूसरा ये, तो दो पी है। देखो 1 2 3 4, ये 4 पीस है मेरे पास, लेकिन कलर कितनों का हुआ है? 2 को, क्योंकि ये 2 क्या है? फर्स्ट चाइल्ड। तो जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा किसी एलिमेंट का सिर्फ उसी को कलर होगा और बाकियों को कलर नहीं होगा। तो ये तो जैसे कलर की प्रॉपर्टी एग्जांपल में देने के लिए सिंपल एक कलर की प्रॉपर्टी होती है, वो चीज लगा रहा होता है। तो अब जो भी पी किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड, अच्छा बॉडी में भी देखो फर्स्ट चाइल्ड पी है, इसको कलर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ और यहाँ एक डिप बना लूं, डिप, और यहाँ आने के बाद एक डिप बना लूं, इसको बंद कर दूं, और यहाँ आने के बाद अब अगर जो पी बनाऊंगा इसको भी पहला कलर हो जाएगा। वजह ये कि ये भी क्या है? डिव का पहला चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा एक और चीज है कि अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर
अब वो वाला H1 नहीं रहा कलर, इस वाले को, इसको पहले कलर हो रहा था ना, क्योंकि अब ये क्या फर्स्ट चाइल्ड है किसी भी उसमें नहीं, क्योंकि अब इससे पहले एक ही है, इसको कलर हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड है फर्स्ट, ये भी फर्स्ट चाइल्ड है। अगर इससे पहले भी कोई भी एलिमेंट ऐड कर दूंगा, आई ऐड कर दूं और बीच में कुछ भी लिख दूं और आई क्लोज कर दूं, इसको भी कलर नहीं होने वाला क्योंकि इससे पहले ये वाला। हाँ, जैसे इसको रिमूव करूंगा, अब ये फर्स्ट चाइल्ड है, अब इस पर क्या हो जाएगी, ये चीज प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। अच्छा, ऐसे ही है, फर्स्ट चाइल्ड है आई फर्स्ट चाइल्ड। अब ये देखना, पैराग्राफ और आई फर्स्ट चाइल्ड, पैराग्राफ के अंदर जितने भी आई फर्स्ट चाइल्ड है, अब एक पैराग्राफ है उसके अंदर एक आई ये रहा और एक आई ये रहा, देखो किस वाले पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले पे। देखो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये रहा। अच्छा, एक और होता है, आई थिंक लास्ट चाइल्ड भी होता है, लास्ट चाइल्ड, तो सिर्फ लास्ट वाले पर ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड दोनों कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है, दोनों पर आप कोई चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, ये यूज केस के ऊपर है क्या, ये दोनों, ये जितनी भी चीजें ना वन टाइम आपने गो थ्रू तो करनी है। इससे होगा कि अक्सर ऐसा होता है किसी पॉइंट पर आपको कोई वेब ऐसी मिलती है एप्लीकेशन वगैरह, यार हमारा जब ये फॉर्म सबमिट कर दे, जो भी हमारा मेंबर लास्ट फॉर्म सबमिट करेगा उसको ये चीज शो होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, सब 10 बंदे शो कर आ रहे हैं, हमें सिर्फ लास्ट वाले का चाहिए, लास्ट मेंबर, लास्ट किसने फॉर्म सबमिट किया। अब लास्ट को गेट कैसे करें, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स बनते जाएंगे ना। आप जब भी कोई बंदा आता है, मेंबर एक ऐड करता है, एक नया कार्ड, दूसरा, तीसरा डिव, तो हम चाहते हैं जो लास्ट डिव हो उसके हवाले से कोई चीज हो। अब उस पर सिर्फ कलर अप्लाई नहीं करते, हम और चीजें अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी मैसेज सेंड हो जाए, कुछ भी हो, वो तो स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। लेकिन जो भी चीज उस पर अप्लाई करनी है तो उसको टारगेट तो करना पड़ेगा। टारगेट कैसे करें लास्ट चाइल्ड को, भाई हमें कैसे पता, तो यहाँ पर इसने फर्स्ट या लास्ट के लिए किया। अब दरमियान के लिए कोई नहीं, अगर आपने दरमियान के लिए बनाना तो फिर आपको फंक्शनैलिटी में खुद बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये सारे एलिमेंट A to Z मिल जाएंगे, एक उसमें कितने डिव यूज हुए, इतने यूज हुए। सेंटर वाला कैसे निकालना है भाई, सबको प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, जो सेंटर में राउंड फिगर आ रहा है उसको कर दो। ऐसा ही है ना, जैसे बिल पर 10 है या 9 है, 9 में से सेंटर कौन सा होगा, 9 को प्लस 9 है, 9 के मीडियन निकाल लो, 3 इस साइड से 3 इस साइड से, या 4 इस साइड से 4 इस साइड से, बीच में जो बचेगा वो एलिमेंट है। 1 2 3 4 एक साइड से गया, 9 8 7 6 एक साइड से गया, बीच में क्या बचा 5, तो मीडियन 5 है, 5 वाले पे कुछ नहीं, तो वो तो वैसी बात है, फंक्शनैलिटी आपको खुद है। लेकिन कुछ चीजें जो बनी बनाई मिलती हैं आपको टारगेटिंग एलिमेंट में, तो लास्ट फर्स्ट ये चीजें काफी हद तक, जैसे बनी बनाई हमें मिलती थी क्या चीजें, राइट लेफ्ट सेंटर। अब दरमियान में कहीं भी सेट करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद पिक्सल मार्जिन पैडिंग से देकर खुद सेट करना है। देखा ना, नैप बार में भी सेंटर मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है, राइट मिल रहा है, आपने कहा थोड़ा इधर करना है, थोड़ा इधर करने के लिए आपको खुद पैडिंग या मार्जिन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, लाइन बाय लाइन इनको देखते जाओगे और ठीक है, बस काफी है। और ऑपेसिटी, नेविगेशन बार, अच्छा बेटा यहाँ पर देख लो कॉम्बिनेटर्स। कल के दिन इंशाल्लाह हम ये सूडो एलिमेंट्स देखेंगे, ऑपेसिटी देखेंगे और लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है भाई, ये 3 टॉपिक नोट कर लेना ताकि मुझे याद रहे। सूडो एलिमेंट्स, ऑपेसिटी, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है,
सूडो एलिमेंट्स, ओपेसिटी और लीनियर ग्रेडियंट। और 1 मिनट, ठीक है। अब बाकी है कि अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं, इस पर W3 पर बनी बनाई मिलेंगी। आप देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट था जो आपको बेसिक इन्होंने चीजें पढ़ा दी, ओवरफ्लो, हिडन, कॉम्बिनेटर, यहाँ तक। इसके बाद अगर आप देखो ना ओपेसिटी पढ़ाने के बाद, इसके बाद जो चीजें पढ़ाई है उनका यूजेज बता रहे हैं। कैसे नेविगेशन बार कैसे बनेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इन्होंने यहाँ पर बनाकर दिखाया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से A to Z पहले ये बताएगा, ऐसे LI बनाओ, आपने ये बनाया फर्स्ट स्टेप। फिर बताएगा भाई उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, ऐसे बनाओ, ठीक है। फिर आएगा थोड़ा सा नेविगेशन बार की शेप बनाओ, ठीक है, ये बनाना बताएगा आस्ता आस्ता आस्ता। फिर थोड़ा आगे आएगा ये स्टेप बाय स्टेप इसने क्या किए, ये चीज आपको सिखाई है। वर्टिकल पर आओ, हॉरिजॉन्टल पर यही काम किया इसने। पहले डिस्प्ले क्या करना है, इनलाइन करना है ताकि एक लाइन में आए। फिर बताएगा ये चीज करनी है, ऐसे बनाओ। सारी प्रॉपर्टियां 1 बाय 1 दी, आपने यहाँ से देख के इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बताया। ड्रॉप डाउन जो है वो भी आपने देखे हुए पहले से, जो चीजें पढ़ाई है उसी से अलग से नहीं है। ड्रॉप डाउन टेक्स्ट ऐसे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐसे। जो मैंने आपको बताया ना कि भाई ड्रॉप डाउन मेन्यू या फिर आपके पास जो नैप बार आ रहा था, क्लिक करने में, फिलहाल क्लिक पे तो नहीं लाएंगे आप, हॉवर करने पर आ रहा है। इसके लिए पूरा कोड इसने यहाँ बताया हुआ है, कोई अलग से चीज नहीं होगी। ड्रॉप डाउन में कैसे इसने बताया, देखो पोजीशन रिलेटिव की है, हॉवर करने पे, किस पे हॉवर करने पे दिया है। ड्रॉप डाउन को हॉवर करो तो ड्रॉप डाउन के अंदर का कंटेंट दिखना चाहिए, ठीक है भाई। ड्रॉप डाउन डिस्क को हॉवर करो, अंदर का ड्रॉप डाउन का कंटेंट दिखना चाहिए, जो कि ये रहा। तो ये डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ, जितना आप बना दो, ठीक है, हिसाब से इसने दिया है। अब ड्रॉप डाउन कंटेंट के लिए इसने ये प्रॉपर्टी भी लगाई हुई है, जैसे यहाँ पर ये लगाओगे इसके नीचे ये आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने देखनी है, सिंपल विजिट करना है इनको। यहाँ से इमेज गैलरी, यहाँ पर ये सारी जितने भी दिए हुए इमेज गैलरी भी बनाना इसने यहाँ बताई हुई है, अलग प्रॉपर्टी नहीं है। इमेज गैलरी पर आओ, देखो यहाँ आपको यूज करना, बस इमेज गैलरी बनेगी कैसे इसने पूरा बताया है। यहाँ पे कोड वही है, इसमें कोई चीज वो नहीं होगी जो आपको ना आती हो। ये सारी प्रॉपर्टीज वही है, लेकिन इसने बहुत अच्छे से यूज करके बताई। URL की छोटी छोटी इमेजेस गिफ्ट वाली जो मैंने बताया वो कैसे यूज करेगा। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी बताएगा, ठीक है, कैसे कैसे एट्रीब्यूट आपने गेट करना है। देखो ये रहा टाइटल, वैल्यू, जो भी। अब टाइटल इज इक्वल टू दिस और उस एट्रीब्यूट के थ्रू इसने वैल्यू को पकड़ा है, ये भी उठा सकते हो, ठीक है। फिर फॉर्म बताएगा, फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म एक से एक स्टाइल में आपको फॉर्म बनाना बता रहा है। काउंटर, अब तो नई चीजें यूज नहीं होंगी उसमें, होंगी यही चीजें, प्रॉपर्टीज वही है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी जो इस बेसिक हमारा ये जो CSS का ट्यूटोरियल बेसिक वाला चल रहा है, बेसिक में हमारे पास 2-3 चीजें बची हुई है जो मैंने लिखा है। सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या बताया था, ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम तो हमारे पास यहाँ एडवांस वाले पार्ट में, ये तो हम इसके बाद पढ़ लेंगे। छोटे में लीनियर ग्रेडियंट्स बचे हुए, एक ये, दूसरा सूडो एलिमेंट्स बचा हुआ है, और एक और कोई चीज बची है, हाँ ये ऑपेसिटी वगैरह बची है। ऑपेसिटी वगैरह ये पिक्चर देखते हो ना आप, बैकग्राउंड कलर वगैरह के उसके हिसाब से होती है, तो वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर देख लेंगे। भाई ये है बेटा, जितनी चीजें आपने पढ़ी है यहाँ पर, जो जो अप्लाई हो रही है बेसिक के हवाले से, वो आप कोशिश करो अप्लाई करो, ठीक है। और असाइनमेंट कल तक इंशाल्लाह जमा करा दीजिएगा। कल की क्लास में हम बाकी चीजें जो बची वो देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारा थोड़ा एडवांस वाला जो पार्ट है CSS का वो और बूटस्ट्रैप स्टार्ट करना है।